ईथो एंडोक्राइनोलॉजी, बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी, इस जो टॉपिक है इसको हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर में भी काउंट किया जा सकता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हार्मोनल कंट्रोल होता है बिहेवियर का, उसके बारे में एक सेंटेंस दिया गया है कि इसको ईथो एंडोक्राइनोलॉजी और बिहेवियरल एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। जो रोल्स होते हैं हार्मोन्स के ऑन बिहेवियर कैन बी स्टडीड बाय सम मेथड्स। बहुत सारी ऐसी मेथड्स होती है जिसके थ्रू हम हार्मोन्स और इसके जो रिलेशन होते हैं बिहेवियर को, उसको स्टडी कर सकते हैं। मेथड्स कुछ इस तरह से हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है कोरिलेशन मेथड, कैस्ट्रेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड्स। और जो मेथड्स होती है इसमें से दो बेसिक मेथड्स होती है जो कि रोल ऑफ हार्मोन्स ऑफ बिहेवियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो है कोरिलेशन मेथड। अब कोरिलेशन मेथड के लिए यहाँ जरूरी है कि जो इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन होते हैं उसको ज़्यादातर स्टडी करने के लिए कोरिलेशन मेथड का ही यूज़ किया जाता है। ये एक तरह की बेसिक मेथड होती है। इसमें जो ग्रॉस कोरिलेशंस होते हैं उनको डिराइव किया जाता है बिटवीन स्पेसिफिक हार्मोन्स एंड बिहेवियर। सो इसकी डेफिनेशन एक तरह से होगी कि एक तरह की ग्रॉस कोरिलेशन से डिराइव किए जाते हैं स्पेसिफिक हार्मोन्स और बिहेवियर से। ये ईजीएस्ट मेथड होती है फॉर स्टडिंग द रोल ऑफ हार्मोन्स। अगर हार्मोन्स का रोल स्टडी करना है तो सबसे इजी मेथड यही होती है। इस मेथड में वन सिंपली ऑब्जर्व, एक जो भी पर्सन है अगर वो कुछ ऑब्जर्व करेगा तो वो डिफरेंसेस और फ्लक्चुएशंस जो होते हैं बिहेवियर के उसको इजीली ऑब्जर्व करेगा, विच कैन बी ड्यू टू पैरेलल हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। एक इंपॉर्टेंट हार्मोन की अगर यहाँ पे एग्जांपल लेकर बात की जाए जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, तो ये इन्फ्लुएंस करता है नॉट ओनली द सेक्सुअल बिहेवियर बट ऑल्सो द एग्रेशन। जो एग्रेशन होता है उसको भी कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिमिनल्स की बात की जाए तो उनमें ये हार्मोन का लेवल हायर होगा। अगर देखा जाए तो जो कोरिलेशन टेक्निक है आज की डेट में, टिल डेट अगर हम बात करें तो ऑब्सोलीट हो चुकी है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्सोलीट? अगर कोई चीज को हम देखें विच इज नॉट एज यूजुअल यूज्ड नाउ, अगर आज की डेट में हम देखें तो अच्छे से यूज नहीं की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, तो उसको ऑब्सोलीट कहा जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन की बात यहाँ पर की जा रही थी कि अगर हम उसके अदर इफेक्ट्स भी देखें तो जो माइस और चिक्स होते हैं ये अपने फूड को सर्च करने के लिए इस हार्मोन का यूज करते हैं। अगर देखा जाए तो जो इंक्रीज करते हैं परसिस्टेंस को ये हार्मोन, तो जो इंक्रीज्ड लेवल होता है परसिस्टेंस का वो इनको हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को हाई एबिलिटी और ऑफ सर्च फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड। एंड्रयू 1976। तो अलग अलग तरह से यहाँ पर चीज़ें हो सकती है। सेकेंड सेंस ये कहता है कि जो हार्मोन्स होते हैं जनरली उनका जो इफेक्ट रहता है बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो रिलेटिवली लॉन्ग टाइम स्केल के लिए होता है। लॉन्ग टाइम स्केल रहेगी और डिपेंड करता है कितना टाइम पीरियड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल की लाइफ टाइम में सेक्सुअल मेच्योरेशन के लिए 1 और मोर ईयर्स के लिए, या फिर एनिमल स्पीशीज के अंदर देखे जाए तो वो ब्रीडिंग के लिए मोर और लेस एनुअली, या फिर कुछ मैटर ऑफ डेज के लिए या कुछ वीक्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती है। अब हम देखेंगे हार्मोन एंड फेनिंग बिहेवियर ऑफ स्टिकल बैक फिश, उसका थोड़ा एग्जांपल देखेंगे। अब क्या होता है जो स्टिकल बैक फिशेस होती है, यहाँ पर उसका फिगर भी शोन है, आप देख सकते हैं। तो जो मेल स्टिकल बैक फिशेस होती है वो दो तरह से हो सकती है, कभी उनमें 3 स्पाइंड स्टिकल बैक फिशेस होती है, कभी 10 स्पाइंड स्टिकल बैक फिश होती है। ये दोनों ही फिशेस जो होती है फेनिंग बिहेवियर वाली होती है। इनमें एक तरह का फेनिंग बिहेवियर होता है। फेनिंग का मतलब यहाँ पर है जैसे कि एक तरह से हम अगर फैन को यूज करें तो हवा देने के हिसाब से यहाँ पर यूज है, तो फेनिंग बिहेवियर इनका होता है। इसमें ये जो फिशेस रहती है, मेल फिशेस रहती हैं, वो अपने पेक्टोरल फिन्स को बीट करती है। ये एक तरह का पेरेंटल केयर होता है जो कि ये अपने एग्स को एरेट करने के लिए, हवा पहुंचाने के लिए यूज करती है और अपने नेस्ट को हवा करती हैं। तो ये फिशेस का जो पेक्टोरल फिन है और टेल है उसका खास तौर पे फैनिंग में यूज होता है। अगर फैनिंग को देखा जाए तो जो मेल होता है जो फिशेस है उसमें वो अपने आप को इन फ्रंट ऑफ द नेस्ट, उसका जो नेस्ट है उसके आगे की तरफ पोजिशन करेगा और फिर वहां पर जाकर वो अपने जो पेक्टोरल फिन है उसको बीट करना शुरू करेगा, उसको जोर जोर से मारने लगेगा, जिससे जो एरेशन की प्रोसेस है, ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रोसेस है, वो आसानी से हो सकती है। फिशेस जो रहती है इस टाइम पे स्टिल रहती है और जो करंट ऑफ वाटर रहता है वो प्रोपेल होता है थ्रू द नेस्ट एंड ओवर द एग्स। अब जो एग्स होते हैं वो वेल ऑक्सीजनेटेड रहते हैं, अच्छे से ऑक्सीजनेट हो जाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। साथ में 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लम और फिल्डर। इन दोनों साइंटिस्ट ने 1969 में बताया कि अगर हम पिट्यूटरी हार्मोन जो कि प्रोलैक्टिन है उसको इंजेक्ट कर दें एक आइसोलेटेड मेल ऑफ अ स्पीशीज के अंदर, जो
जो कि 3 स्पाइन्ड स्टिकलबैक फिश थी, तो उन्होंने पाया कि इस ऑर्गेनिज्म ने फैनिंग को स्टार्ट कर दिया। अब ये डिपेंड करता है कि कब तक फैनिंग की जाती, क्या टाइम पीरियड रहता है। तो वो ऐसे पता चला कि अगर उन्होंने कहा जो फैनिंग रहती है वो डिपेंड करती है डोज ऑफ प्रोलैक्टिन के ऊपर, जितना जितना ज्यादा प्रोलैक्टिन होगा उतना ज्यादा ड्यूरेशन होगा फैनिंग का। तो ये थोड़ा सा उनका मानना था। और यहाँ एक फिगर दिया गया है जिसमें नेस्ट, पेक्टोरल फिन और टेल शो की गई है। हॉर्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ रिंग डोव। अगर हम रिंग डोव, जो कि एक तरह का पिजन कह सकते हैं, जैसा दिखता है, तो डो जो होते हैं इनमें हार्मोन और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को चेक किया जाएगा। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ डोव्स प्रेजेंट इन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स। इनमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई और बिहेवियर पे फोकस किया जाएगा। बिहेवियर जो होता है एक फीमेल डो का इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें अलग अलग तरह के फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से जो फीमेल डव होती है उसका जो नेचर है वो इन्फ्लुएंस किया जाता है, इंक्लूडिंग एट लीस्ट 4 डिफरेंट हॉर्मोन्स, 4 तरह के डिफरेंट हॉर्मोन्स हो सकते हैं, एंड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई फ्रॉम मेल डव। तो ये सारी चीजें हो सकती है। जो नेस्ट होता है, एग्स होते हैं और बेबी बर्ड्स होती है, वो सारी चीजें भी इसमें डिपेंडेंट रहती है। एट ईच स्टेप द फीमेल इज स्टिमुलेटेड टू सिक्रीट द हॉर्मोन्स दैट प्रिपेयर हर फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो फीमेल्स के जो हार्मोन होगी वो यहाँ पे डिपेंड करेगी जो डव्स हैं उनके अंदर। मेल कोर्टशिप एक्टिविटीज स्टिमुलेट द फीमेल टू रिलीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बोथ कॉज फीमेल डव टू बिकम सेक्सुअली रिसेप्टिव एंड अदर एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर इंक्यूबेशन एंड नेस्ट बिल्डिंग। ने देखा जो फीमेल डव है उसके अंदर ये जो हॉर्मोन्स है इनका रोल प्ले रहेगा जिससे वो इंक्यूबेशन पीरियड और जो नेस्ट बिल्डिंग पीरियड है उसके लिए रेडी होगी। इंक्यूबेशन इन बोथ सेक्सेस स्टिमुलेट्स टू सिक्रीट प्रोलैक्टिन। दोनों ही मेल और फीमेल के अंदर जब इंक्यूबेशन के लिए जरूरी होगा टाइम पीरियड तो उनमें प्रोलैक्टिन जो होगा वो रिलीज होगा, विच इज एसेंशियल बोथ फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंक्यूबेशन एंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ क्रॉप मिल्क। तो इंक्यूबेशन में भी हेल्प करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, साथ में जो इनके अंदर सिक्रीशन होता है क्रॉप मिल्क का, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पीजन्स होते हैं, डव होते हैं, इनके अंदर क्रॉप मिल्क का सिक्रीशन होता है, तो वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। दस टेस्टोस्टेरोन इज इन्वॉल्व्ड इन द कॉजेशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मेल एक्टिविटीज। और मेल डव के अंदर इस हार्मोन का रोल प्ले होगा, इंक्लूडिंग मेनी डिफरेंट कोर्टशिप डिस्प्लेस, नेस्ट बिल्डिंग, इंक्यूबेशन, ये दोनों चीजें भी आ जाएगी। टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन इन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर बाय एक्सटर्नल क्यूज फ्रॉम द फीमेल, द नेस्ट एंड इट्स कंटेंट्स। तो ये सारी चीजें जो हम बार ऐसा देखा गया कि अगर इंट्रोडक्शन कर दिया जाए टेस्टोस्टेरोन का इन द एंटीरियर हाइपोथैलेमस का एंटीरियर पार्ट में, तो उससे जो कैस्ट्रेटेड मेल डव होगा वो भी एग्जिबिट करेगा ये सारे फीचर्स जिसका नाम है एग्रेशन, कोर्टशिप, मेटिंग बिहेवियर। प्रोजेस्टेरोन अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए इन सम पॉइंट ऑफ ब्रेन के किसी पॉइंट में, तो वो वहीं पर सप्रेस करेगा एग्रेसिव कोर्टशिप बिहेवियर ऑफ मेल डव को। दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटागोनिज्म बिटवीन टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोल ऑफ हार्मोन्स ऑन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। तो यहाँ से हमें ये चीज कंक्लूड करी हमने कि जो दो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्टिक हियर? एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जब दो चीजें ऐसी है जो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती है उसको एंटागोनिस्टिक में काउंट किया जाता है। फिगर देखेंगे, फिगर कुछ इस तरह है। यहाँ पे डव के डायग्राम बनाए गए। इसमें सबसे पहले गोनेडोट्रोफिन का सिक्रीशन शो गया है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन दिखाए गए हैं। फिर मेल कोर्टशिप जो होती है वो भी डिपेंडेंट रहती है, नेस्ट बिल्डिंग, रिसेप्टिविटी, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, फर्टिलाइज्ड एग, ऑनसेट ऑफ इंक्यूबेशन। फिर प्रोलैक्टिन की बात की गई है, तो जो प्रोलैक्टिन है उसकी वजह से मेंटेनेंस हो रहा है इंक्यूबेशन का, क्रॉप मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, फीडिंग ऑफ चिक हो रही है, चिक्स का यहाँ पर फॉर्मेशन है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, बिहेवियरल चेंजेस है और स्टिमुलस चेंजेस है। हम अब बात करते हैं कैस्ट्रेशन एंड रिप्लेसमेंट मेथड की, तो उसको समझते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर कैन बी स्टडीड थ्रू यूज ऑफ द मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन एक ऐसी मेथड है जिसके थ्रू हार्मोनल कंट्रोल जो होता है बिहेवियर का उसको इजीली स्टडी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ऑर्किडेक्टोमी जिसमें रिमूवल या फिर डिस्ट्रक्शन होता है टेस्टिस का, वहीं ओफेरेक्टोमी जिसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ ओवरी। तो ये दोनों तरह के कैस्ट्रेशन मेथड हो सकती है, एक थी ऑर्किडेक्टोमी और दूसरी थी ओफेरेक्टोमी। ये सारी चीज़ें एनिमल्स में की जाती है जिससे कि उनको स्टडी किया जा सकता है, उनके हार्मोनल बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है। साथ में अगर रिप्लेसमेंट किया जाए बाय हार्मोन ऑफ द
कंसर्न गोनाड। तो यहाँ पर ये भी किया जा सकता है कि एक जो गोनाड है उसके हॉर्मोन्स को वहां से रिलीज आउट कर दिया जाए, तो भी चेक किया जा सकता है। रिमूवल ऑफ गोनाड मीन्स वन रिमूव द सोर्स ऑफ अ हार्मोन। अगर गोनाड को रिमूव करा जा रहा है तो इस वजह से वहां के जो हॉर्मोन्स है वो भी, उसका जो सोर्स है वो भी वहां से रिमूव हो जाएगा। इफ अ बिहेवियरल पैटर्न इज डिपेंडेंट ऑन अ हार्मोन, इट शुड शो एब्सेंस ऑफ बिहेवियर विद डिक्रीज इन हार्मोन। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में बिहेवियर पैटर्न डिपेंडेंट होता है हार्मोन में, तो अगर हार्मोन वहां से हटा दिए जा रहे हैं, वहां उसको एब्सेंस हो रहा है, तो फिर बिहेवियर में भी चेंजेस आना चाहिए। तो उसी चीज को इन्होंने पॉइंट वाइज यहाँ पर नोट किया है। सेकेंड चीज यहाँ पर आ रही है, इफ वन रिप्लेसेस हार्मोन बिहेवियर शुड रीअपियर। अगर हम रिप्लेस कर दो हार्मोन को, तो जो बिहेवियर है वो भी रीअपियर होना चाहिए। इन प्लेस ऑफ ऑपरेटिव कैस्ट्रेशन, अगर हम ऑपरेटिव कैस्ट्रेशन देखें, इट इज पॉसिबल टू कैस्ट्रेट द एक्सपेरिमेंटल एनिमल केमिकली बाय यूजिंग एंटी एंड्रोजन, जिसको सिप्रोटेरॉन भी कहा जाता है। मैं इसको यहाँ पर तो अगर वहाँ सर्जिकल मेथड नहीं भी अप्लाई की जाए एक्सपेरिमेंटल एनिमल के ऊपर, तो भी केमिकली जो एंटी एंड्रोजन होता है जिसको सिप्रोटेरॉन कहा जाता है, उसके थ्रू भी कैस्ट्रेशन पॉसिबल होगा। अगर टेस्टिस को हाई डोज ऑफ एक्सरेज के लिए भी एक्सपोज कर दिया जाए, जिसको ऑर्किडेक्टोमाइज्ड डक्स भी कहा जा सकता है, अगर हम उसकी बात कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि ऑर्किडेक्टोमाइज्ड डक्स जो होती है फेल टू कोट माउंट एंड मेट विद डक्स। अगर ऐसी कोई डक्स है, ऐसा शो किया गया था, ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि जो डक्स जिनको ऑर्किडेक्टोमाइज किया गया था, तो वो माउंट भी नहीं कर सकती थी, मेट भी नहीं कर सकती थी डक्स के साथ। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन टू टेस्टिस रिमूव्ड डक्स रिस्टोर इट्स नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर। वहीं वहां पर जब इंजेक्शन लगाया गया हार्मोन का, तो वहां जो उसका नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर था वो रिस्टोर हो गया। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। यहाँ फिगर में एक रोरिंग दिखाई गई है, स्टैग अफेक्ट्स द वन सेट इन अ फीमेल रेड डियर हाइंड। तो ये उसका डायग्राम है, फिगर है, हमने देखा। अगर अब वहीं बात की जाए ओफेरेक्टोमाइज्ड डक्स की, इसका मतलब है ओवरी जिनकी रिमूव्ड है, तो वो भी ऐसी स्पीशीज होती है जिनमें स्पेसिफिक कोर्टशिप एक्टिविटीज जो रहती है उसके अंदर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाती है। टू इनवाइट मेल्स फॉर मेटिंग, एस्ट्रोजन इंजेक्शन टू ओवरी रिमूव्ड डक्स कैन रिज्यूम द लॉस्ट कोर्टशिप एंड मेटिंग एक्टिविटीज। वहीं अगर इन्हें इंजेक्शन लगाया जाए एस्ट्रोजन का, तो इनकी जो एक्टिविटीज है वो वापस रिस्टोर हो सकती है। रोल ऑफ हार्मोन्स ऑन सेक्सुअल बिहेवियर हैव एन एक्सट्रीमली प्रोनाउंस्ड इफेक्ट, बट द अदर बिहेवियर एक्ट्स आर ऑलमोस्ट कंट्रोल बाय हार्मोन्स। तो ये सारी चीजें हार्मोन से रिलेटेड थी। अगर मेल्स की बात की जाए, मंगोलियन गर्बिल्स के अंदर जो एक सेंड मार्क करते हैं अपनी टेरिटरीज के अंदर विद अ सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ग्लैंड सिचुएटेड ऑन देयर वेंट्रल साइड, रिमूवल ऑफ टेस्टिस ऑफ मेल जर्बिल लेड टू एब्सेंस ऑफ सेंट ग्लैंड एंड डिसअपियरेंस ऑफ मार्किंग बिहेवियर। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन रिस्टोर्ड द मार्किंग बिहेवियर। तो एक यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की और बात की गई है, मंगोलियन जर्बिल्स की, जो एक तरह से सेंट मार्क करते हैं टेरिटरीज को फॉर्म करने के लिए। तो देखा गया जब उनकी इस ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया, तो वो अपने सेंट ग्लैंड का यूज नहीं कर पा रहे थे, मार्किंग बिहेवियर उनमें नहीं देखा गया। लेकिन फिर जब उनमें टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन वापस से कहना चाहिए इंजेक्ट किया गया, तो वो उनका जो बिहेवियर था वो वापस से रिस्टोर हो गया। रेड डियर की बात करेंगे। तो जो रेड डियर होता है, इनमें 2 मंथ्स मेटिंग सीजन होता है, जिसको रट भी कहा जा सकता है, सितंबर और अक्टूबर। स्टेग्स जो होते हैं, दे दैट हैव बीन लिविंग पीसफुली विद वन अनदर बिकम मच मोर एग्रेसिव एंड सेक्सुअली एक्टिव ड्यूरिंग द रट। इस टाइम पीरियड के अंदर जो एक तरह के स्टेग्स जो होते हैं बहुत काम और पीसफुल एनिमल्स होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव और सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। एट दिस टाइम देयर टेस्टिस जनरेट टेस्टोस्टेरोन हुज बिहेवियरल इंपॉर्टेंस हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कैस्ट्रेटिंग एडल्ट मेल्स प्रायर टू द रट। तो यहाँ पर ये शो किया गया है कि यहाँ इनकी जो हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे पता चली कि जब इन्होंने जो एडल्ट मेल्स होते हैं इनके, उनको कैस्ट्रेट किया प्रायर टू द रट पीरियड से थोड़ी देर पहले। तो कैस्ट्रेटेड इंडिविजुअल्स में देखा गया इनमें लिटिल एग्रेशन था और उन्होंने कोर्टशिप बिहेवियर शो नहीं करा ड्यूरिंग द मेटिंग सीजन व्हेन फीमेल आर सेक्सुअली रिसेप्टिव। तो ये सारी चीजें देखने को मिली। बिहेवियरल डिफरेंसेस बिटवीन कैस्ट्रेटेड एंड इंटेक्ट मेल स्टेम फ्रॉम एन एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के जो इंजेक्शन थे इन द कैस्ट्रेटेड स्टेक्स, उसमें एग्रेसिव और मेटिंग बिहेवियर को कॉज करते हैं, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन रिस्टोर्स एग्रेसिव एंड मेटिंग बिहेवियर ड्यूरिंग द रटिंग सीजन। तो ये सारी चीजें देखने को। जो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन था इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ अ मेल रेड बियर इन दिसंबर नॉन ब्रीडिंग सीजन प्रोड्यूस्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रटिंग पैटर्न। वही देखा गया कि अगर इसी हार्मोन को अगर ऐसे टाइम पीरियड में कहना चाहिए इंजेक्ट किया जाए जो कि रटिंग पीरियड नहीं है, दिसंबर में इंजेक्ट किया गया जो कि एक नॉन ब्रीडिंग सीजन था, तो भी देखा गया कि वो रटिंग पैटर्न शो कर रहे थे। सरप्राइजिंगली जो टेस्टोस्टेरोन थे इंजेक्शन गिवन इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून, नॉन ब्रीडिंग मंथ्स डू नॉट इवोक रटिंग पैटर्न। लेकिन देखा गया
गया कि जो मंथ थे अप्रैल से जून के नॉन ब्रीडिंग मंथ्स में, तो वहां पर उसकी वजह से रेटिंग पैटर्न इवॉल्व नहीं हुआ। वहीं दिस सजेस्ट दैट द टेस्टोस्टेरोन एडमिनिस्टर्ड टू द इंडिविजुअल्स ऑफ मेल रेड डियर इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ नॉन ब्रीडिंग सीजन डू नॉट इवेक द सेम रिस्पॉन्स। तो देखा गया हर मंथ में ऐसा नहीं होगा कि अगर आप वहाँ इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो सेम रिस्पॉन्स पैदा हो। दिस हॉर्मोन्स इवोक्स रटिंग पैटर्न इन रेड डियर ओनली इन दिसंबर मंथ। सिर्फ दिसंबर मंथ में ही जो रेड डियर है उसमें ये रटिंग पैटर्न जो है वो देखा जाता है। हॉर्मोन्स एंड परसिस्टेंस बिहेवियर ऑफ सम मेंबर्स। तो हॉर्मोन्स और परसिस्टेंस बिहेवियर को देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन नॉट ओनली इंक्रीजेस सेक्स विगर बट आल्सो इंक्रीज द परसिस्टेंस ऑफ मेल्स। तो यहाँ पर इस हार्मोन का परसिस्टेंस ऑफ मेल से भी रिलेशन देखा गया। दिस हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड इन यंग मैमल्स जैसे कि कैट, डॉग, लायन। इनमें वेराइटी ऑफ टास्क होते हैं जैसे सर्चिंग, डिस्क्रिमिनेशन या फिर ओपन फील्ड टास्क। ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये रिलेटेड होते हैं वेरियस इफेक्ट्स ऑफ एंड्रोजन्स को लेकर ऑन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इन ह्यूमन बींग्स। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी किसी चीज का एक इमोशनल और कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल रिलेशन हो किसी चीज से, तो उसको हम कॉग्निटिव में काउंट करते हैं। तो रोल जो होता है प्री नेटल हार्मोनल कंडीशंस का इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर इन रीसस मंकी हैज बीन कंडक्टेड एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स इज द इफेक्ट ऑफ अर्ली हार्मोनल मेकअप ऑन एन एक्टिव प्ले बिहेवियर। तो ये देखा गया कि जो डेवलपमेंट होता है रीसस मंकी के अंदर बिहेवियर का वो भी इसी तरह से कंडक्ट होता है। नॉर्मल मेल्स डिस्प्ले मच मोर एक्टिव प्ले देन फीमेल्स। अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल मेल्स हो गए वो डिस्प्ले ज्यादा करेंगे एक्टिव प्ले देन दी फीमेल्स। अगर हम देखते हैं सूडो हर्माफ्रोडाइट फीमेल्स को आर दोस सूडो हर्माफ्रोडाइट फीमेल्स का पहले डेफिनेशन देखेंगे हु वर एक्सपोज्ड टू एंड्रोजन्स बिफोर बर्थ। तो अगर सूडो हर्माफ्रोडाइट फीमेल्स को जो कि एक्सपोज की गई एंड्रोजन्स को बिफोर बर्थ showed levels of play that were intermediate between those of the normal females and males. Sportsmen and athletes use steroids to enhance their ability in sports and other activities. ऐसा भी देखा गया है कि जो स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स रहते हैं वो स्टेरॉइड्स का यूज करके अपने स्पोर्ट्स को इनहेंस करने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, ये अलाउड नहीं, इसको डोपिंग कहा जाता है। तो डोपिंग भी अलाउड नहीं है और उसके अंदर स्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है स्पोर्ट्समैन या फिर एथलीट्स के थ्रू। समरी देख लेते हैं। तो समरी में यही सब है कि जो हमने इथोएंडोक्राइनोलॉजी देखी, एक तरह से हार्मोनल कंट्रोल होती है बिहेवियर की, इसमें कोरिलेशन मेथड को देखा हमने। रिंग डव जो होते हैं उनमें हार्मोन और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को, कैस्ट्रेशन और रिप्लेसमेंट मेथड को समझा। डियर का केस देखा जहां पर हमने स्टेक्स को भी देखा था, हार्मोन और परसिस्टेंस बिहेवियर देखा इन सम मैमल्स। तो ये सारी चीजें